वॉनरोक और महा एक दूसरे की आंखों में खोकर अब रियलिटी में वापस आ गए थे और सेंस भी कर पा रहे थे कि वो कितने बड़े लफड़े में फंस चुके हैं। बाहर फिंच उनके डोर के बाहर ही मंडरा रहे थे अपने वॉनरोक को सस्पिशियस ग्रुप से प्रोटेक्ट करने के लिए, और भनक भी लगी उन्हें कि वॉनरोक के रूम में इस समय महा भी है, तो इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो क्या बवाल मचाएंगे। फिंच तो प्रॉब्लम थी, अब वॉनरोक का मैनेजर भी माउथ वॉश लेके रूम में आ गया था। महा को जहाँ जगह मिल रही थी वो मैनेजर की डायरेक्शन को माइंड में रखते हुए छुपती जा रही थी। वॉनरोक के लिए भी ऐसी सिचुएशन में फंसना पहली बार था। वो भी अजीबोगरीब हरकतें करके अपने मैनेजर को महा की हाइडिंग लोकेशन से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। वो बस कोशिश कर रहा था कि ये मैनेजर बस जाए यहाँ से और एट लास्ट रूम से बाहर कर भी लेता है उन्हें, पर ये फिंच तो डेरा जमा के बैठे थे उसके रूम के बाहर। ऐसे हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड स्टॉकर फैंस होना भी भैया बहुत डेंजरस है। मैं फील कर सकती हूँ कि कैसा स्ट्रगल होता होगा आइडल्स के लिए कि एक तो मीडिया तो है ही, ऊपर से ऐसे ऑब्सेस्ड फैन होना जो हर पल उन्हें स्टॉक करे, मतलब उनको भी प्राइवेसी का हक है। इधर वही नोजी रिपोर्टर बीच रास्ते से जिहाक को पकड़ लेती है और पूछताछ करने लगती है युनजो के मिसिंग होने के बारे में, पर जिहाक से भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मीनवाइल वॉनरोक और महा एक रूम में कैद हो गए थे। वो फिंच एकदम दीवानों की तरह रूम के बाहर भटक रहे थे, कोई चांस ही नहीं दे रहे थे कि महा वहां से स्लिप होकर अपने रूम में जा सके। और काफी देर बाद वॉनरोक को याद आता है कि अरे ये तो पूछ ले कि महा यहाँ आई क्यों थी, और रीजन जान के वॉनरोक की स्माइल छूट जाती है। महा उस जैकेट वाले इंसिडेंट के इम्पैक्ट से अभी उभर नहीं पाई थी, सो वो वहाँ रूम में बैठने तक को भी तैयार नहीं थी। वो बस ऐसे ही वहीं एक जगह जमी खड़ी रहती है। वॉनरोक भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और अपना सोने चला जाता है। महा रूम में हो और वो सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर ट्राई करता है कि इतने भी पागल नहीं होंगे वो फिंच की अभी तक डेरा जमाए बैठे हों, पर बाहर देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये हो सकते हैं इतने पागल। दोनों डोर से सट के बैठ गए थे और जैसे ही वॉनरोक का हाथ महा के हाथ से अटैच होता है, एक रोमांटिक सेक्सी सी म्यूजिक प्रभाव में आ जाती है। दोनों बैठे बैठे झपकी लेते हुए सुबह के 6:30 बजा देते हैं और ये टाइम था जब उन्हें अपने अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है। ये उनका पिकअप टाइम है। पंचुअल वॉनरोक का मैनेजर आ गया था वॉनरोक को रेडी करवाने। बेचारा आया तो नींद में था, पर महा को रूम में देख के आंखें पूरी तरह से खुल गई थी उसकी। महा अपना माफीनामा शुरू करती है। वॉनरोक उसे इंटरप्ट करता है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, रूम के अंदर तो मैंने तुम्हें खींचा था। रूम के अंदर खींचा था? ये सुनते ही मैनेजर शॉक में चला जाता है कि ये क्या खींचा खींची चल रही थी इनके बीच। मैनेजर को पता नहीं था कि कुछ सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला है। वॉनरोक उसके कपड़े उतरवा के महा को पहनवा देता है और उसे अपने बैग में लेके रूम से फर्राटे की तरह निकलता है। हुडी की वजह से वो फिंच फेस नहीं देख पाते हैं और कपड़ों की वजह से वो उसे मैनेजर ही समझते हैं। वॉनरोक भी यही इन्फॉर्म करता है कि मैनेजर काफी बीमार हो गए, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा मुझे। वॉनरोक इन्फॉर्म करते ही फ्लाइंग जेट की तरह महा को वहां से ऐसे भगाता है कि वो एक्सपीरियंस स्टॉकर फिंच भी उसकी स्पीड को मैच अप नहीं कर पाते। वॉनरोक का फ्लाइंग जेट उड़ान भरते ही महा के रूम के पास ही सीधे रुकता है और थैंक गॉड वो उसे जिहाक के आने से पहले रूम तक पहुंचा देता है। पुअर मैनेजर अधनंगे बदन को लिए फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन में थे कि वो कहाँ फंस गया। वैसे वॉनरोक आज के ओवरऑल एडवेंचर से खुश था और वो पाउच महा का उसके पास आ गया था, उसमें मिली उसकी फनी ड्राइंग से वो खिलखिला के हंसने लगता है। ये हंसी बिन कपड़ों के बदन वाले मैनेजर को चुभ रही थी। बस में सब आ चुके थे इस टूर की एंडिंग के साथ वापस जाने के लिए। महा बस पर थोड़ा लेट आई थी और रीजन जानते हुए भी जानबूझकर वॉनरोक उसे देर आने के लिए लेक्चर सुनाता है। प्रिकॉशन लेते हुए मैनेजर अब की बार वॉनरोक की बगल वाली सीट पर ही बैठा था कि देखे कैसे ये दोनों नैन मटक्का करते हैं। अब की बार किसी के भी नैन को मटकने नहीं दूंगा मैं। ये तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया मैनेजर के सोने के साथ ही, क्योंकि वॉनरोक तो अब खुलेआम महा के ही बगल वाली सीट पर आके बैठ गया था। वापस एजेंसी में आते मैनेजर एकदम भरा हुआ था, बहुत से सवाल जवाब करने थे उसे वॉनरोक से। वॉनरोक भी समझ गया था कि अब क्या होने वाला है, इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए मैनेजर के कदमों की आहट सुनते ही धम्म से बेड पर खुद को लिटा के सुला लेता है। मैनेजर हर तरह से तेज तेज आवाज कर रहे थे जिससे वो जग जाए और वो अपनी अदालत लगाए, पर इन तरीके से सोए हुए लोगों को जगाया जा सकता है, नाटक कर रहे लोगों को नहीं। इधर महा को उसके किस सीन के लिए वंजी और रिया टीज कर रहे थे। रिया वॉनरोक की कमियां निकाल रही थी, उसे बैड गाय प्रूव करने का ट्राई कर रही थी, पर उसकी हर बात को काटते हुए महा उसके अच्छी साइड को सामने ला रही थी और ये वंजी और रिया के लिए सरप्राइजिंग था। ह्यू जिनका दिल और दिमाग महा और वॉनरोक के किस सीन को ऑन रिपीट मोड पर फ्लैश कर रहा था
उसे वॉन रुक से जलन होने लगी थी और अब वो वॉन रुक की जगह पर पहुंचना चाह रहा था और उसी की तरह अब एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने का थॉट अपने मैनेजर से शेयर करता है और वो एक्टिंग के प्रोजेक्ट उसके लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं। महा के लिए यूजिन अपने आप को चेंज करने लगा था, जो कि सही डिसीजन नहीं था। एक आइडल बनना भी उसका सपना कभी नहीं था, क्योंकि महा ने म्यूजिकहॉलिक एजेंसी ज्वाइन की थी, इसलिए उसने भी एजेंसी ज्वाइन कर ली थी और अब एक्टिंग में भी सिर्फ वो महा के लिए ही जाना चाह रहा था। टूर से वापस आते ही अपने अदर मेंबर्स के लिए वॉन रुक काइंड ऑफ क्रीपी हो गया था, जो खुद से ही बातें करता है और बिन बात के अचानक हंसने लगता है। महा भी वॉन रुक के बारे में सोच सोच के अपनी गाल गुलाबी कर रही थी। एजेंसी के सीईओ के लिए इस समय वॉन रुक बिना रिस्ट्रिक्शन की एटीएम मशीन थी। वो मैनेजर को स्ट्रिक्टली ऑर्डर करते हैं कि वॉन रुक को फ्री टाइम नहीं मिलना चाहिए। जितने भी अच्छे और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आए उसके लिए उसे काम पर लगाए रखो, और उसे बिजी रखने का ये भी फायदा था जिससे वो काम के अलावा किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हो ही ना पाए। पर सीईओ को क्या पता था कि वॉन रुक का बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन नहीं, महा डिस्ट्रैक्शन में फंस चुका है। लारिमा अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के वॉन रुक से उस मूवी के किस सीन पर सवाल करने आई थी। वॉन रुक भिन भिनाती मक्खी की तरह उसकी बातों को अनसुना कर रहा था, लेकिन जब वो महा को बार बार कॉपी कैट करके उसका मजाक बनाने लगती है तो वॉन रुक को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है कि महा तुम्हारी कॉपी कैट नहीं है, वो तुमसे बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। इतना इंटेंस हो कि वॉन रुक का महा को अलग बताना लारिमा को इनसिक्योर कर देता है। वॉन जी को एक फोटोशूट ऑफर मिला था और बाय चांस यूजिन का भी वही फोटोशूट चल रहा था। फैशन डिजाइनर वॉन जी को यूजिन की तारीफों के पुल बांधते हुए सुनती है तो वो उन तारीफों को मानती तो है, पर कुछ हद तक। उन्हें तो यूजिन में एक सोता हुआ शेर दिख रहा था जो अभी तो सोया हुआ है, पर छेड़ने पर जग गया तो डेंजरस हो सकता है। रिया को भी एमोनाइट से एक सॉन्ग गाइड गाने के लिए बुलाया था और यहाँ पे एक शार्क्स का ग्रुप मेंबर वॉन से रिया की दोबारा मुलाकात होती है। इससे पहले वो यही एमोनाइट्स के स्टूडियो में अपने सॉन्ग करने के टाइम मिले थे। उस टाइम में रिया हुन को इग्नोर कर रही थी और इस बार भी हुन ने रिया के वोकल्स सुने थे जिससे वो इम्प्रेस हुआ था और इसलिए वो उसे अपना एक सॉन्ग ऑफर करता है जिसे रिया मना कर देती है। महा हुन जी रिया को कन्वीनियंस स्टोर पर उनके फर्स्ट क्रेजी फैंस मिलते हैं जिसे मिल के पहली बार तीनों को सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी। अदर साइड वॉन रुक के दिल में खली बली हो रही थी। मूवी के स्क्रिप्ट में लिखे रोमांटिक डायलॉग उसकी सिचुएशन को वर्स्ट कर रहे थे। ऐसी फीलिंग से वो पहली बार डील कर रहा था। उसे लगता है कि उसे किसी से तो शेयर करना चाहिए इन फीलिंग्स को, शायद कोई क्योर मिल जाए इसका। पहला टारगेट उसे दिखता है उसका ग्रुप लीडर चेओ, और उसका दिमाग उसे पहले ही जवाब दे देता है कि वो यही कहेगा कि इन फीलिंग्स को फेंको डस्टबिन में और बस शार्क्स ग्रुप पर ध्यान दो, समझे? सो ये टारगेट तो हुआ कैंसिल। नेक्स्ट टारगेट था यूनहोक, मगर इससे शेयर करना मतलब पूरी दुनिया में अनाउंस कर देना, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। और नेक्स्ट टारगेट बनता है आयहुन। इसका भी जवाब उसे पता था कि वो कहेगा अच्छा तो मैं क्या करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम निपटो। तो अब ले दे के बचा था दूजिन, और यही सही कैंडिडेट भी लगता है उसे और वो उससे शेयर करता है, पर डायरेक्ट नहीं, गोल मोल बातों को घुमाते हुए कि मान लो एक है ए जो बी को सॉरी कहती रहती है बार बार हर बात पर और फिर भाग जाती है, और बी प्रिटेंड करता है कि जैसे वो ए को जानता ही ना हो, पर ए बार बार उसके सामने आती रहती है। बी अनॉयड और इरिटेट भी हो जाता है इससे, पर पता नहीं क्यों वो ना चाहते हुए भी ए की केयर भी करने लगता है। ये ए बी का कॉन्सेप्ट दूजिन के लिए मैथ के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना मुश्किल था। वॉन रुक दूजिन को कंफ्यूज देख के अपनी तरफ से इस घुमावदार बात का घुमाव थोड़ा कम करता है और फिर से अपनी कथा शुरू करता है कि मेरा एक बहुत ही क्लोज दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो तुम। सवाल यहीं पर उठ जाता है दूजिन की तरफ से कि उसका उनके अलावा कौन सा दोस्त बन गया। वॉन रुक अनॉयड होकर उसे अपनी मेन बात पर लाता है कि दोस्त है उसका और वो एक लड़के को बहुत लंबे समय से जानता था और वो उसकी छोटी बहन जैसी थी, ऐसा समझ लो तुम। पर अचानक से वो लोग एक बार फिर एक दूसरे से मिलते हैं और तब से वो लड़की बार बार उसके दिल और दिमाग में अपीयर होने लगती है और वो इससे बहुत परेशान है। तुझे तुरंत बोल पड़ता है कि फिर तो वो पसंद करता है उसे। वॉन रुक को बिलीव नहीं हो रहा था कि पसंद करता है उसे, ये कैसे हो सकता है। वॉन रुक अकेले में इस बारे में बहुत सोचता है और पसंद है या नहीं इसके बीच ही फंसा रह जाता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने महा का पाउच वापस नहीं किया है अभी, और ये पाउच महा से मिलने का अच्छा बहाना है। उसे अपने पुराने फोन से महा का नंबर मिलता है जो बाय लक अभी भी महा यूज कर रही थी।
वो उसे टेक्स्ट करता है, पर महा उसे स्कैम मैसेज समझ के इग्नोर कर रही थी। महा अपने ग्रुप के साथ एक लैविश रेस्टोरेंट में आई थी डिनर करने, जो यूजी ने अरेंज किया था अपनी फर्स्ट अर्निंग से। वॉन रो की आंखें तो फोन पे चिपक गई थी। वो बेचैन हो रहा था कि घंटों पहले मैसेज किया था, अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। उसे कौन बताए कि सिर्फ 2 मिनट हुए थे उसे मैसेज किए। ख्वानची को महा की वजह से यूजिन की कंपनी तो मिल रही थी, पर अटेंशन तो उसका महा की तरफ ही था। वॉन रो कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था और रिस्पॉन्स ना मिलने का गुस्सा फ्रिज पे निकाल रहा था और जूस से होली भी खेल रहा था। वॉन रो अभी तक स्ट्रेंज मैसेज करने के बाद डायरेक्ट उसे मैसेज करता है वॉन रो की तरह और मेंशन करता है फैंस वाले उसके पाउच को। और इस मैसेज से महा को पता चल जाता है कि ये वॉन रो का नंबर है। वो रेस्टरूम का बहाना बना के उसे अकेले में कॉल करती है, पर यहाँ वॉन रो का एटीट्यूड बीच में आ जाता है। वो नहीं दिखाना चाहता था कि वो कितना बेचैन है उससे बात करने के लिए। सो वो डिसाइड करता है कि 10 तक गिनने के बाद वो कॉल पिक करेगा, पर गिनती 4 तक पहुंचते ही कॉल कट हो जाती है और दी वॉन रो वाली सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में करके उसे खुद कॉल करनी पड़ती है। महा को अच्छा लग रहा था कि अभी भी वॉन रो के पास उसका नंबर था। महा वॉन रो से अपना फैंस वाला गिफ्ट पाउच वापस मांगती है। वो नहीं चाहती थी कि वॉन रो उसे खोल के उसकी फनी ड्राइंग देखे। वो अपना एड्रेस उसे बता देती है विद अ थॉट कि वो उसे वहाँ उसका पाउच कोरियर कर देगा, पर उसे क्या पता था कि वो अपने मैनेजर से छुपते छुपाते एजेंसी की कार लेके उसके घर के पास ही बॉडी लेके प्रकट हो जाएगा।